देखा था वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, सभाज्य संख्या क्या है। बच्चों आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय जानेंगे क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, आज हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ पुरानी यादों से आपको रूबरू कराते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कि जब हम किसी संख्या का किसी दूसरे संख्या में भाग देते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं, अगर हम कहते हैं 5 का भाग आप किस में दीजिए, 2 से दीजिए, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, 2 दूना 4 और यहां बचा 1। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें कि 19 का भाग 3 से कीजिए तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18 होगा, 1 हो जाएगा। अब यदि हम बताएं कि इस 5 को यदि आपको लिखना है तो इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 धन 1। और यदि इस 19 को लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, 3 गुणे 6 धन 1। 6 3 18 1 19। तो बच्चों आप इन सब चीजों को जानते हैं और इन्हीं चीजों से निकल के आता है क्या, आप पढ़े होंगे छोटे कक्षा में, पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, शेषफल प्रमेय क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय। लिखते हैं शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय बच्चों होता क्या है, लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहने का मतलब इसमें अगर हम देखें तो इस 5 को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इस 2 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं भागफल। इस 1 की बात करें तो इसको बोलेंगे शेषफल। और इस 2 की बात करें तो इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। उसी तरह इसमें भी हो गया। तो देखिए भाज्य हो गया बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस 1 हो गया हमारा शेषफल। तो इसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कुछ इसी प्रमेय पर आधारित है। जैसे यदि हम कहें कि कोई संख्या a है हमारे पास, मान लीजिए कोई संख्या a है और a को हम क्या कर रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं। a को क्या कर रहे हैं, b से भाग दे रहे हैं। तो कैसे इसको लिखेंगे, इसको लिखने का जो हमारा तरीका होगा वह होगा कुछ इस प्रकार। a लिख दिए, a में हमें भाग देना है b से, तो हम अगर मान रहे हैं कि b में a का भाग दिए, मान लीजिए q भागफल हुआ इसका, यानी कि b का पढ़ना जब हमने q बार पढ़ा तो हमने क्या आ गया, हमारे पास bq आ गया। अब जैसे ही यहाँ bq आया और यहाँ जब हमने इसको सॉल्व किया तो मान लेंगे हमारा शेषफल क्या हुआ, आ। इस मान के हम चल रहे हैं कि a और b 2 वास्तविक संख्याएं हैं। जब हमने a को b से भाग किया तो भागफल q और शेषफल r आया। तो इस स्थिति में अगर इसको हमको लिखना और a को, तो यहाँ इस a को हम क्या लिखेंगे, इस a को हम लिखेंगे क्या, b गुणे q प्लस r। ये बराबर हो गया bq प्लस r। अब यहाँ इस r की बात करें तो हम लिखेंगे जहां r, यानी कि जो यह r होगा, आप सभी लोग जानते हैं यह r हमेशा और हमेशा q से क्या होगा, छोटा होगा। यह जो r होगा वो q से हमेशा क्या होगा,
छोटा होगा। यानी कि जो भी भागफल यहाँ आएगा, जैसे अगर भागफल हम देखें 2 है तो शेषफल क्या है 1, छोटा है कि नहीं है। यानी कि r हमेशा हमारा भागफल से क्या है छोटा, तो लिखेंगे r छोटा होगा किससे, q से। r छोटा होगा किससे, q से, और r छोटा हो गया q से, और यही r बड़ा होगा, यही r बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 0 के। तो बच्चों ये बात समझ में आया। तो यह जो हमारा बन के आया इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। बच्चों अब इसको हम डिफिनेशन के रूप में परिभाषित करेंगे। तो परिभाषित कैसे करना है, जैसे हमने बताया, मान लिया a b दो वास्तविक संख्या है। जब हमने a को b से भाग दिया तो भागफल q और शेषफल r आया, तब उसको हमने लिख दिया शेषफल प्रमेय के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस r। इस तरह से यह हमारा होता है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जहां r क्या होगा q से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर। तो बच्चों आते हैं हम इसके परिभाषा पे चलते हैं कि इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो चलिए हाँ, तो बच्चों अब आ गए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा पर। तो इसकी परिभाषा हम क्या कर सकते हैं, बोलेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के दिए रहने पर, क्या बोलेंगे, दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय संख्याएं q तथा r उपस्थित होंगी जिससे a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r 0 से बड़ा और बराबर और b से क्या होगा छोटा होगा। तो यह हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा होगा और इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों आगे हम बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि यह एक ऐसी विधि है जो दिए गए राशियों की क्या करता है, HCF चरणबद्ध तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप कई पदों में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखा गया है यह चरणबद्ध विधि से महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधि है। अब क्या कहेंगे ये क्या है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कैसे किसी भी दिए हुए राशियों का HCF ज्ञात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे हल। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखेंगे, यहाँ इन दोनों में हम देखेंगे बड़ा कौन है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो बड़ा 225 है, तो लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है किससे, 135 से। तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, सभी लोग जानते हैं, a बराबर लिखा जाता है बी क्यू प्लस आर, जहां r हमारा क्या होगा, b
और 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है। तो बच्चों अब आगे की यदि हम बात करें, तो क्या होगा, अब इसी आधार पे हमें क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप ले चलना है। अब तब तक स्टेप बाय स्टेप काम करना जब तक शेषफल हमारा क्या ना हो जाए 0। तो यहाँ हमारा क्या होगा, a हो गया यह और b हो गया यह। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, अब एक बात और हम बता देते हैं। यह साइड में जो काम करना है आपको अपने नोट्स बुक पे नहीं करना है, इसको आप रफ पे कीजिएगा। यह आपको बस पकड़ने का तरीका है किसी अगले स्टेप में आपको क्या काम करना है। तो आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में अपनी पिछली कक्षाओं में कि भाग विधि से HCF कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से मौसम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि 135 को लिखते थे और 135 का भाग किसमें देना है हमको, 225 में। तो कैसे देना है, अब 135 का पढ़ाना पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे हो जाएगा 135, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 9। बात समझ में आया। अब यदि आगे बढ़े तो इस 90 में हम भाग देंगे 135 का। तो 135 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 एक बार में जाएगा, यानी कि यहाँ भी 90 हो गया और यहाँ बचा हमारे पास 45। अब इस 45 में हम पुनः एक बार भाग देंगे किसका, 90 का। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 45 का 2 बार में 90 और यहाँ शेषफल क्या हो गया 0। यह आप तरीका पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब इसी के आधार पे हमें सेट करना है क्या, a की जगह पे बड़ा वाला संख्या लिखते हैं 225। क्या लिखेंगे 225, यह हमारा पद 1 था। अब यहाँ हम काम करेंगे पद 2 में। तो पद 2 में जब हम काम करेंगे तो क्या होगा, 225 बराबर क्या लिख देंगे, 225 का भाग किससे दिया 135। तो 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 धन क्या शेषफल आया था 90। तो लिखेंगे यहाँ r जो है वह 0 के बराबर नहीं है। तब अगले पद में चलेंगे। अगला पद होगा पद 3। तीसरे पद में हम क्या करने वाले हैं, अब अगले पद की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे 135 को। किसको लिखेंगे, 135 को लिख दिए। किससे भाग दिया गया, 90 से। कितनी बार में, एक बार में। क्या बचा शेषफल 45। यहाँ फिर लिख देंगे कि r ≠ 0। तो हमारा आएगा पद 3। अब पद 3 में जब हम चलेंगे तो अब किसको लिखेंगे, 90 को, और 90 का भाग किससे देंगे 45 से। और यह कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और यहाँ हो जाएगा 0। तो r बराबर क्या हो गया 0। अतः अब आप यहाँ ध्यान देंगे 2 बात। यदि आपको बताना है कि यहाँ इसका HCF क्या होगा, तो यहाँ हमारा भाजक पता करते हैं। तो अतः यहाँ का जो भाजक है वह कौन है, यहाँ जो भाजक है वह कितना है भाजक, तो यहाँ भाजक आपका हो गया 45। इसलिए हम कहेंगे HCF भी हमारा क्या हो गया 45। तो इस तरह से हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 2 संख्याओं का HCF, 3 संख्याओं का HCF, 4 संख्याओं का HCF इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान देंगे एक बात यह कि आपको यहाँ भाजक को ही लिखना है। जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा। और नहीं अगर आपको भाजक समझ में आ पा रहा है तो जैसे ही आपका जिस स्टेप में 0 आएगा, ठीक उस स्टेप के ऊपर 0 यानी कि इस स्टेप में आया तो यह पद 4 होगा। तो पद 3 में हम देख लेंगे कि हमारा r के जगह पे जो भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर इस तरह से सवाल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार बच्चों।